1857 की क्रांति पढ़ने से पहले मैं 5 मिनट लूंगा राष्ट्रवाद को समझाने के लिए, नेशनलिज्म को समझाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कारण रहा है कि ये क्रांति हुई क्यों है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का थोड़ा सा हिस्सा रहा है, और ये क्रांति फेल क्यों हुई है, असफल क्यों हुई है, इसमें भी राष्ट्रवादी नेशनलिज्म का थोड़ा सा हिस्सा रहा है। समय समय पर जब कांग्रेस का गठन हो जाएगा तब राष्ट्रवाद की फीलिंग और ज्यादा होगी। अरबिंदो आएंगे, तिलक आएंगे, वो कुछ और अपना इंटरप्रिटेशन देंगे, सावरकर राष्ट्रवाद को लेकर कुछ और कहेंगे। लेकिन ये क्रांति को शुरू करने से पहले 5 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ राष्ट्रवाद या नेशन या राष्ट्र की अवधारणा क्या है और ये अवधारणा आई कहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है अपने लिए। जो मैं कह रहा हूँ, नेशनलिज्म, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। ये शब्द बना है राष्ट्र से, ये शब्द बना है नेशन से। तो नेशन या राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है ना, ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न से यानी पश्चिमी देशों से हमारे पास आई है। लेकिन अगर हम अपने इतिहास में देखें तो चाहे अशोक की बात करें या औरंगजेब की बात करें, और उसके बाद आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आप देखिए, चाहे अशोक की बात करें तो वो उसने बहुत बड़ा एरिया अपने अंडर में था उसके, वो अफगानिस्तान तक का एरिया उसके पास था, और उसने जो अपने शिलालेख हैं, जो उसके रॉक एडिक्ट्स हैं, वो अफगानिस्तान में मिले हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया किसी ने, वो था औरंगजेब, जिसके पास अशोक के बराबर या अशोक से थोड़ा सा ज्यादा ही एरिया उसने अपने अंडर में लिया था। और औरंगजेब ने जितना एरिया अपने अंडर में रखा, उससे बड़ा एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई जो राष्ट्र की अवधारणा है ये अंग्रेजों की देन है या फिर वेस्ट से आई है। जो मॉडर्न जमाने में, आधुनिक वक्त में हम जिसको राष्ट्र समझते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो तो बिल्कुल सही है कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने दी है। लेकिन हमारे देश में भी राष्ट्र हुआ करते थे, जिसे हम कहते हैं अखंड भारत का सपना लेके लोग चलते हैं कि भाई हम पाकिस्तान को ही मिला लेंगे, हम अफगानिस्तान को ही मिला लेंगे, हम बांग्लादेश को ही मिला लेंगे, अखंड भारत रहेगा, और उसकी अवधारणा हम अशोक को लेकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा अभी बहुत ज्यादा हिंदू हिंदू खेल रहे हैं। लेकिन चाहे अशोक हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने बहुत बड़ा एरिया अपने अंडर में रखा था। इसका मतलब किसी भी राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? टेरिटरी, यानी क्षेत्र। अगर कोई एक निश्चित क्षेत्र किसी के कंट्रोल में रहेगा तो किसके कंट्रोल में रहेगा? किसी राजा के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, है ना? तो पहली चीज हमें चाहिए कोई क्षेत्र। दूसरी चीज, इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जिन्हें कहते हैं पॉपुलेशन, वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जाके अंटार्कटिका में पूरा कब्जा कर लूं, अंटार्कटिका में एक भी आदमी नहीं रहता और मैं कहूँ अंटार्कटिका एक देश है। वो यहाँ तो इंसान की जाति नहीं है, नो मैंस लैंड है अंटार्कटिका। तो वहाँ पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वो देश कभी बनी नहीं सकता या राष्ट्र नहीं बन सकता। माना कि उसके पास जमीन है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, जिसको हमने कहा आबादी। आबादी। ये लोग, आप लोग बीच में क्लास में एंटर कर रहे हो तो ये जो हमारी मेरी पेन टैब है ना, ये घूम जाती है ना, फिर ऐसी राइटिंग बन जाती है। दूसरी से कंडीशन क्या है किसी भी राष्ट्र को बनने के लिए? उसके पास आबादी होनी चाहिए, पॉपुलेशन। अशोक के समय हमने देखा है बहुत बड़े इलाके में इसने रूल किया, वहां की जो जनता है बाय डिफॉल्ट अशोक को अपना राजा मानती थी। औरंगजेब के समय भी बहुत बड़े, यहाँ तक कि एक छोटा सा कोई राजा है, अगर उसके पास कोई क्षेत्र है, वहां पे आबादी निवास करती है, तो हम अभी तक की डेफिनेशन में कह सकते हैं कि वो एक राष्ट्र है। जैसे एक शब्द आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, यहाँ भी तो राष्ट्र जुड़ा हुआ है, नेशन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये राष्ट्रों में बड़ा राष्ट्र है, महाराष्ट्र है ये। शिवानी कह रहे हैं जैसे अशोक से अखंड भारत याद आता है, वैसे औरंगजेब से किससे रिलेटेड है? औरंगजेब से भी अखंड भारत है। ये तो आज की विचारधारा में बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स में सब शब्द चल रहे हैं, अखंड भारत, है ना? तो अशोक का अखंड भारत भी 1-2 साल में टूट गया था। ऐसा नहीं कि उसने अपने लंबे समय तक पूरा रूल किया था। ये तो आज की पॉलिटिक्स में सब शब्द चलते हुए बता रहा हूँ। जैसे महाराष्ट्र में देखो, यहाँ भी नेशन या राष्ट्र बता रहा है, इसका मतलब ये राष्ट्रों में भी बड़ा राष्ट्र है महाराष्ट्र, लेकिन आज तो ये महाराष्ट्र एक स्टेट है। तीसरी जो शर्त है वो है गवर्नमेंट की या सरकार की, कौन इसको रूल करेगा? तो भैया राजा है, जैसे अशोक के समय अशोक रूल कर रहा था, उसके साथ जो दरबारी थे, उसके साथ जो मंत्रीगण थे वो रूल कर रहे थे, औरंगजेब रूल कर रहा था।
ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने देखा गवर्नर जनरल रूल कर रहा था या गवर्नर्स रूल कर रहे थे, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो रूल कर रही थी। तो राष्ट्र बनने के लिए तीसरी शर्त क्या है? सरकार या गवर्नमेंट कोई इसको रूल करे, गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट मतलब ये मत समझ लेना कि भाई 5 साल में चुनाव करना है और सांसद विधायक चुने जाएंगे, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट मतलब टू हुम वी गवर्न, कौन किसको गवर्न करेगा, है ना, कौन किस पे शासन करेगा। और चौथी शर्त है राष्ट्र बनने के लिए, वो है सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता। यानी हम अपने भगवान खुद हैं। भगवान मतलब हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वयं जिम्मेदार है और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो राष्ट्र अपने डिसीजन खुद ले सकता है उसे कहते हैं सॉवरेन कंट्री। पाकिस्तान अपने डिसीजन अभी खुद नहीं ले पा रहा है, वो चाइना उसको डिक्टेट कर रहा है या कहीं और से प्रेशर आ रहा है, लेकिन भारत एक सॉवरेन कंट्री है। हमें कोई कानून बनाना है हम बनाते हैं, हमें किसी चीज में भाग लेना है हम लेते हैं, हमें किसी प्रोजेक्ट में भाग नहीं लेना हम नहीं लेते, जो करना है कर लो। तो भारत इज सॉवरेन कंट्री क्योंकि हम अभी संप्रभु हैं, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमें बाहरी व्यक्ति कोई डिक्टेट नहीं करेगा तुम्हें करना है क्या करना है क्या नहीं करना। जो इकाई, जो इलाका, जो यूनिट ये चारों चीजों को फुलफिल करती है कि उसके पास कोई क्षेत्र हो, वहां पे आबादी निवास करते हो, उस आबादी को गवर्न करने के लिए कोई यूनिट हो, कोई इकाई हो, और वो अपने डिसीजंस लेने के लिए खुद स्वतंत्र हो, तभी हम उसको कह सकते हैं सॉवरेन, सॉरी तभी हम उसको कह सकते हैं नेशन। अच्छा, अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा अब इसमें बुद्धि लगाना। आपने कई राजा महाराजाओं से क्या साइन करवा ली? सहायक संधि साइन करवा ली। और सहायक संधि में पहली शर्त क्या आती कि भैया आपके जो भी विदेशी रिलेशंस हैं, जो भी ट्रीटी है, जो भी डे टू डे अफेयर्स हैं, उसमें आप, अरे शिवानी इसमें फोकस करो, है ना, अभी इसमें फोकस करो आप, जो मैं समझा रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए। हाँ, तो जैसे मैंने कहा, जिन लोगों ने सहायक संधि साइन कर ली थी, चाहे वो अवध हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो पेशवा हो, होलकर हो, वॉट एवर, जो भी जिन लोगों ने सहायक संधि साइन कर ली थी, अल्टीमेटली उन्होंने अपनी संप्रभुता खो दी क्योंकि अंग्रेज डिक्टेट कर रहा था। तो अब मान लीजिए नागपुर वाले भोसले साहब, इन्होंने सहायक संधि साइन कर दी, तो कहने को इनके पास एक पूरा एरिया है, उस एरिया में आबादी भी निवास करती, उस एरिया को गवर्न करने के लिए नागपुर वाले जो भोसले साहब हैं, इनके पास कुछ मंत्री मिनिस्टर हैं, लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, लेकिन ये संप्रभु तो रहे नहीं। तो क्या नागपुर वाले भोसले को हम कह सकते हैं कि इनका जो क्षेत्र है वो राष्ट्र होगा? नहीं कह सकते। इनके क्षेत्र को हम राष्ट्र नहीं कह सकते थे क्योंकि इनके पास संप्रभुता ही खत्म हो गई। तो अंग्रेजों के आने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से, जो छोटे मोटे राजा महाराजा थे, छोटे बड़े जो भी थे, उनकी सॉवरेनिटी खत्म हो गई। तो जो हमारे देश में छोटे छोटे राष्ट्र थे कि मराठा वाले बोलते थे कि हम मराठा एम्पायर बनाएंगे, सिंध वाले बोलते थे कि ये पूरा सिंध एम्पायर है, पंजाब वाले बोलते थे ये पंजाबियों का देश है, अवध वाले बोलते थे यहाँ पे अवधी भाषा बोलने वाले, जो भी उनकी भाषा रही हो, जो भी बात रही हो, हमारे देश के अंदर बहुत सारे राष्ट्र थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आने के बाद से क्या हुआ, ये जो सॉवरेनिटी है इन्होंने अपने पास रख ली। खासकर सब्सिडरी लाइन से तो सबकी सॉवरेनिटी इनके पास चली गई। ये तय करते थे आपको कहाँ बैठना है, क्या करना है, किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जब ये सहायक संधि आई, उसके बाद आप देखिए कि जो छोटे मोटे राजा महाराजा थे, जो देश के अंदर छोटे छोटा देश बना के बैठे हुए थे, कि हैदराबाद के अलग राजा हैं, निजाम है, बंगाल का अलग नवाब बैठा है, दिल्ली का अलग बैठा है, जो आपके मराठा हैं उनके पेशवा अलग बैठे हैं, ये अलग अलग जो देश बना के बैठे हुए थे ना, त्रावणकोर का अलग राजा है, ये सारी चीजों से सॉवरेनिटी या संप्रभुता अंग्रेजों के पास चली गई। इसका मतलब इस देश में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो टेरिटरी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो क्षेत्र आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस क्षेत्र में लोगों जो लोग निवास करते थे, उनके लिए जो सरकार थी या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो क्षेत्र आते थे, उस क्षेत्र की पूरी सॉवरेनिटी इनके पास थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी खास करके ये जब क्रांति का समय आने वाला है, तब तक मोस्टली 50 से 60% एरिया में तो इन लोगों ने सब्सिडी लाइन साइन कर ही दी थी। और पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस था, उसको भी डलहौसी ने एनेक्स कर लिया था, और वहां की भी जो पॉलिसी है वो ये डिक्टेट कर रहे थे, उनकी सॉवरेनिटी खत्म हो गई थी, उनकी संप्रभुता खत्म हो गई थी। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो अशोक के समय राष्ट्र की अवधारणा थी, जो औरंगजेब के समय राष्ट्र की अवधारणा थी, राष्ट्र की जो बात थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय
वापस बनती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। लोगों के मन में अभी ये भाव नहीं आया कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। ये सिटीजनशिप, ये भारतीय शब्द, हम भारत के लोग, ये सब शब्द बहुत बाद में आया है। भले हम इतिहास में कह देते हैं कि भाई एक लड़का था भारत नाम का, वो शेर के दांत गिनता था, उसके नाम से भारत नाम पड़ गया। ठीक है, मनु ने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, वो सब इतिहास, वो किताबों की बातें हैं। लोगों के मन में, आज आपके मन में फीलिंग है कि वी आर इंडियंस, भारत तो कोई के साथ गलत होता है, भारत का कहीं अहित जुड़ा होता है तो हम बड़े सतर्क हो जाते हैं। कैसे कैसे इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो हम हर कोई चाहता है कि भारत ही जीते। तो आज हमारे अंदर नेशन की फीलिंग है। हमारे मोदी को, हमारे शिवराज को कोई कुछ कह देगा तो हमें बुरा लग जाता है, भले हम बहुत से लोग उनसे नाखुश भी हो, लेकिन भाई वो भारतीय, किसी भी भारतीय के साथ दुनिया भर में कहीं कुछ गलत होता है तो हमें ठेस लगती है कि यार वो तो भारतीय, यार वो तो अपना भाई बंधु है। आज हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग दिल के अंदर है, लेकिन नेशनलिज्म की फीलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक जो पैरामीटर्स है वो तो पूरे कर रहे हैं कि हाँ भाई भारत एक राष्ट्र बनने के कगार में है, लेकिन लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना नहीं घुसी है। यानी राष्ट्रवाद की जो भावना है, ये भावना है, ये एक फीलिंग है। राष्ट्रवाद क्या है? ये एक फीलिंग है। ये फीलिंग किसके अंदर रहेगी? रोबोट के अंदर तो रहेगी नहीं, लोगों के अंदर रहेगी, है ना, मनुष्यों के अंदर, या ये कह सके ये जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ये फीलिंग रहेगी। तो फीलिंग आने की शुरुआत 1857 की क्रांति से शुरू हो जाएगी। धीमे धीमे ये फीलिंग और बड़ी होगी और बड़ी होगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई छोड़ के और देश को आजाद कराने के लिए निकल पड़ेंगे, जिनको हम क्रांतिकारी कहेंगे। कुछ लोग जिसका जैसा धंधा पानी रहेगा, जैसी सोच रहेगी, जैसा सामर्थ्य रहेगा, वैसा वो देश के हित में काम करने की सोचेगा। और जब कांग्रेस का गठन होगा उसके बाद ये राष्ट्रवाद की फीलिंग और ज्यादा बढ़ आएगी। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के काम की वजह से भारत एक राष्ट्र बनने के कगार में है, बस राष्ट्रवाद की फीलिंग अभी नहीं है। लेकिन जब ये क्रांति शुरू होगी, जब ये क्रांति का दमन होगा, जब इस क्रांति को दबाने के चक्कर में अंग्रेज ने भारत में बहुत सारी ब्रुटैलिटी की, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, दो मुँहे बच्चों को की गर्दन उड़ा दी, जब ये सब लोग देखेंगे सुनेंगे यहाँ क्रांति हो गई, वहाँ क्रांति हो गई, लोगों को फांसी में टांग दिया गया, पेड़ सारे के सारे पेड़ हमें भरे दिख रहे हैं, सब में एक लाश टंगी हुई है, ये सब चीजें जब लोग देखेंगे ना तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी, ये फीलिंग डेवलप होगी, ये है कौन। और राष्ट्रवाद की फीलिंग कभी भी किसी के अंदर अगर राष्ट्रवाद की फीलिंग डेवलप करनी हो तो पहले उसको बताओ कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। ये आज भी चलता है, दुनिया भर के हर देश में चलता है, भारत क्या मतलब अमेरिका, हर जगह चलता है। तो जब भी राष्ट्रवाद की फीलिंग को उबाल मारना होता है तो पहले हमें एक पैदा करना होता है अपना दुश्मन। इस समय हमारा दुश्मन कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज, जो कि हमारे पर ब्रुटैलिटी कर रहे हैं। आज हमारे पास राष्ट्रवाद की फीलिंग पैदा करने के लिए हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन अभी हमने एक नई उपलब्धि हासिल की है, हमारे दुश्मनों की लिस्ट में एक नया किरदार आ गया है, चाइना। ठीक है, तो पहले हम देश का दुश्मन तैयार करते हैं या बताते हैं। जैसे हिटलर ने देश का दुश्मन किसको बताया था? ज्यूस लोगों को या यहूदी लोगों को बताया कि ये जो यहूदी हैं ये हमारे देश के दुश्मन है, ये यहूदी जो हैं ये हमारी नौकरी खा रहे हैं, हमारा पैसा खा रहे हैं, इनकी आबादी कम है फिर भी ये लोग इतने संपन्न हैं। तो हिटलर ने पहले एक दुश्मन बनाया यहूदी, लोगों के मन में गलत भावना रखी, लोग यहूदियों से चढ़ने लग गए। फिर जब लोगों के मन में इतनी बुरी भावना आ गई यहूदियों के लिए, फिर जब हिटलर ने सरेआम उनको मारा, 50 लाख से अधिक यहूदियों को मारा, तो एक भी जर्मन के मन से उफ नहीं निकली कि यार ये यहूदियों को क्यों मार रहा है, क्योंकि यहूदियों में तो बच्चे बूढ़े महिलाएं सब थे। लेकिन जब हिटलर ने मारा तो किसी ने उफ नहीं किया। और जब इसको आज हम कहते हैं ज्यूस के साथ गलत हुआ, तो पहले हर देश में होता है। हर देश, देश मतलब देश की जो पॉलिटिक्स होती है, जिस देश के सर्वहारा वर्ग होते हैं, वो लोग राष्ट्रवाद की फीलिंग को बढ़ाने के लिए पहले एक दुश्मन पैदा करते हैं। उस समय हमारा दुश्मन ईस्ट इंडिया कंपनी था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब दुश्मन प्रोजेक्ट हो गया, इनके काम की वजह से दुश्मन थे। इनके काम अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिस वजह से किसान लड़ गया, आदिवासी लड़ गए, जमींदार लड़ गया, ये धर्म में घुस रहे हैं, है ना, ये हर एक वर्ग को परेशान कर ही रहे हैं। तो दुश्मन तो ये पहले से थे, बाद में इस क्रांति के बाद से ना इनको दुश्मन प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया गया, लेखों में, पत्र पत्रिकाओं में, कविताओं में इनको दुश्मन प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। तब पैदा होगा राष्ट्रवाद की फीलिंग, और इस राष्ट्रवाद की फीलिंग को उस समय हर एक व्यक्ति ने भुनाया मतलब यूज किया। यह सबके अंदर राष्ट्रवाद था, सबको राष्ट्र को आजाद कराना था, सबको देश को आजाद कराना था। ईस्ट इंडिया कंपनी तो तब खत्म ही हो जाएगी, ब्रिटेन का शासन आ जाए, ब्रिटेन को भगाना था, फिरंगियों को भगाना था, गोरों को भगाना था। तो फिर इस राष्ट्रवाद की फीलिंग ने हमारे देश में जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, भारतीय स्वतंत्रता जो मूवमेंट है, उसको जन्म देगा। तो ये जो क्रांति है,
1857 की क्रांति, इसमें सब हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ा। इस क्रांति में हर व्यक्ति का अपना अलग स्वार्थ था, अलग स्वार्थ था, लेकिन लड़े सब एक दुश्मन के खिलाफ। तो यहाँ से राष्ट्रवाद की फीलिंग पैदा होगी, और ये राष्ट्रवाद की फीलिंग जब गांधी आएंगे तो इसी राष्ट्रवाद की फीलिंग बिल्कुल चरम पे रहेगी। लोग गांधी की एक आवाज पे लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, है ना, जेल चले जाएंगे, फांसी लटक जाएंगे। इसी राष्ट्रवाद की फीलिंग्स की वजह से हमारा देश आजाद हुआ है, या दुनिया भर के हर देश आजाद हुए राष्ट्रवाद की फीलिंग्स। तो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट समझ में आया। राष्ट्रवाद कब आता है? जब राष्ट्र बनता है। राष्ट्र बनने के लिए क्या चार कंडीशंस होती हैं? टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, सॉवरेनिटी होना चाहिए। ठीक है। और चाहे अशोक का रूल हो चाहे औरंगजेब का रूल हो, इन लोगों का रूल बड़ा छोटा सा रहा। अशोक का रूल तो सिर्फ 8-9 साल का ही था, उसके बाद तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, धम्म की शिक्षा दे रहा था। और औरंगजेब का जो रूल था उसमें भी 5-10 साल ही ऐसे थे जब वो बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर पाया था। बाकी मैंने औरंगजेब और शिवाजी की बात बताई है आपको कि जीवन के आखिरी 25 साल तो नीचे ही बैठा रहा, दक्कन में ही बैठा रहा, बुरहानपुर में बैठा रहा वो शिवाजी के चक्कर में। तो इन लोगों का समय बहुत छोटा सा था, मतलब एज अ राष्ट्र इनका समय जो था बहुत छोटा सा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का समय काफी लंबा है। 1757 से इनका खेल शुरू हो गया है और 1857 में क्रांति होने वाली है। पिछले 100 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एरिया बढ़ा रही है, उस एरिया में बहुत बड़ी आबादी रहती है। उस एरिया को गवर्न करने के लिए वो सरकार जैसा मैकेनिज्म बना के रखा है कि भैया टैक्स कलेक्ट करना है तो ये आदमी जाएगा, ठीक है, सजा देनी है तो ये आदमी करेगा, किसी को नौकरी देनी है तो इस डिपार्टमेंट से बात करिए। तो है ना, अलग अलग सब चीज का एक गवर्नमेंट बना चुके हैं और सॉवरेनिटी इनके पास आई गई है। किसी राजा को हरा दिया तो उस राज्य के तो मालिक हो गए, जिसको नहीं हराया उसके साथ सहायक संधि साइन करवा दी और बोला नाउ योर फॉरेन अफेयर्स आर माय फॉरेन अफेयर्स। आप चुपचाप बैठिए यहाँ पे, अपनी गद्दी संभालिए, बाकी हम सब देख लेंगे। तो सहायक संधि के बाद से एक तरह से वो जो राजा है वो तो इनका कठपुतली या पपेटी रूलर हो गया है ना। तो ये नेशन की जो अवधारणा है ये नई नहीं है, लेकिन इसकी जो शर्तें हैं, चार कंडीशंस, कब किस देश को किस इलाके को आप राष्ट्र या नेशन बोल सकते हो, इसमें ये होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान राष्ट्र तो है, कंट्री है, लेकिन उसकी सॉवरेनिटी अभी खतरे में है। श्रीलंका की सॉवरेनिटी अभी खतरे में है, चाइना डिक्टेट कर रहा है। ठीक है, नेपाल की सॉवरेनिटी अभी खतरे में है, क्योंकि चाइना जो कह देता है धीमे धीमे वो बात मान ही रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि चाइना ने उसकी जमीन हड़प ली या उनकी आबादी को अपने पास ले गया, उनकी सरकार में चाइना की सरकार आ गई, नहीं, लेकिन सॉवरेनिटी वाला जो क्लॉज है ना उसमें थोड़ा डावाडोल हो रहा है। इसलिए अभी कहा जाता है कि पाकिस्तान इज नॉट अ प्योर नेशन, नेपाल इज नॉट अ प्योर नेशन, ये प्योर नेशन नहीं बचे, क्योंकि वो जो सॉवरेनिटी वाला क्लॉज है ना ये थोड़ा हिल डुल रहा है। तो अभी की जो मैंने ब्रीफिंग दी आपको क्लियर हुई नेशन और राष्ट्रवाद को लेकर? यस सर। यस सर। चलिए अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ते, 1857 की क्रांति। इंडिया इज अ प्योर नेशन। हम तो हैं प्योर नेशन, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिम की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो तो भारत को प्योर नेशन नहीं बोल रही हैं। ठीक है, खैर हमें क्या करना, कोई हमें अच्छा समझे या बुरा समझे, हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। दुनिया के लिए हम थोड़े ना बदलेंगे। अच्छा, ये मैप देखिए, ये मैप जो है ये 1837 का मैप है इधर वाला, और ये 1857 का मैप। ठीक है, अच्छा ये क्या, ये मैप मैंने उठाया है, ये फेड हो गया पीडीएफ बनाते समय। ये जो रंग है ना, ये पिंक रंग है पूरा, ये नागपुर और ये सिंध, बंगाल, देखिए जो पिंक वाला हिस्सा है जिसको मैंने अभी ये लाल रंग किया है, असल में ये सारे हिस्से ना अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए 1857 तक। 1857 1848 से 56 तक कौन व्यक्ति आया था भारत का एज अ गवर्नर जनरल, कोई बताएगा? ये जो टाइम टेन्योर मैं देख रहा हूँ, इस टेन्योर में कौन आया था?
डलहौजी। डलहौजी आया था ना। और डलहौजी ने कुछ काम तो बहुत खतरनाक कर दिए। उसने जो पंजाब वाला एरिया था, ये जो पंजाब वाला एरिया था ये एनेक्स कर लिया। ये सिंध वाला एरिया तो पहले ही एनेक्स हो गया था। ये बहुत बड़ा एरिया था। ये बहुत बड़ा एरिया था। इसके पहले वाले जो एरिया, जैसे इसने अवध को एनेक्स कर लिया था। डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने बहुत बड़े बड़े एरिया को अपने अंडर में ले लिए थे। 1837 वाले मैप में देखिए, ये जो पंजाब वाला एरिया है पिंक नहीं है, सिंध वाला एरिया पिंक नहीं है ना। और ये सारे एरिया, ये बहुत बड़े एरिया डलहौजी के अंडर में आ गए। मतलब ये एक मैप दिखा रहा हूं मैं। इस मैप में जो भी, इस मैप में सिर्फ अगर मैं बोलूं तो इस मैप में दिखाऊं तो जिसको मैं, ये राजपूत वाला एरिया इनके अंडर में नहीं था। मतलब इनकी बात मानता था लेकिन डायरेक्ट इनके अंडर में नहीं था। और उसके बाद हम देखें तो ये असम वाला इनका इनके डायरेक्ट अंडर में नहीं था। कश्मीर वाला इनके डायरेक्ट अंडर में नहीं था। डायरेक्ट मतलब जिसमें ये जो कहे वो हो, सब इनकी सॉवरेन उसमें है, सुवरेनिटी में है, इनके अधीन तो है लेकिन डायरेक्ट में नहीं है। और कुछ छोटे मोटे जैसे गुजरात है, वैसे तो इनके अंडर में था लेकिन गुजरात का कुछ हिस्सा इनके अंडर में नहीं था। बाकी देखिए बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इनके अंडर में चला गया, बहुत बड़ा। चाहे ये पूरा मराठा जो किंगडम है वो इनके पास है, बंगाल इनके पास है, अवध इनके पास है, पंजाब इनके पास है, सिंध इनके पास है, हैदराबाद इनके पास है, त्रावणकोर इनके पास है, नॉर्दर्न सरकार इनके पास है। बहुत बड़ा एरिया इनके पास। और ये बड़े एरिया को इतना बड़ा बनाने के लिए सबसे जो मेन व्यक्ति है उसका नाम है डलहौसी। और इतना बड़ा एरिया ना अशोक का भी नहीं था, औरंगजेब का भी नहीं था। अशोक तो कभी नर्मदा को पार करके नीचे ही नहीं गए, ठीक है, मतलब जहां पे उनका रोल है। औरंगजेब जो है वो भी नीचे तक आए थे लेकिन त्रावणकोर वाला जो हिस्सा है, हैदराबाद वाला जो हिस्सा है, ये इनके अंडर में नहीं था। लेकिन हमने देखा है त्रावणकोर मतलब बिल्कुल केरला वाला तट अंग्रेजों का साथी रहा बहुत पहले से। हैदराबाद का निजाम इनके साथ है, आरकोट का नवाब इनके साथ था, सब इनके साथ ही है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया है भारत के इतिहास में सबसे बड़ा एरिया था। और 1856 तक तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। जो एरिया इनके अंडर में नहीं थे ना, वो भी सिर्फ वो नहीं थे जो कि काफी छोटे थे, और इसमें अंग्रेजों को ज्यादा ध्यान नहीं था, या कि भाई यहाँ से कुछ खास मिल नहीं रहा तो इसको कब्जा क्यों करो, ठीक है। लेकिन ये जो मैप है, इस मैप को दिखाने का मेरा मकसद यही है कि भैया बहुत बड़ा एरिया इनके पास है। और ये सिर्फ भारत की बात है, दुनिया भर में तो बहुत बड़े बड़े देश इनके कब्जे में। अब सवाल यह है कि जो 1857 की क्रांति हुई है वो हुई क्यों, इसके रीजंस क्या है, इसके कारण क्या है, रीजंस। देखो इसके जो कारण है, इनकी हेडिंग मैं आपको बताऊंगा, बाकी इसके अंदर आपको क्या लिखना है ये आपको पता है। पिछले 8-10 लेक्चर में हम यही जब डिस्कस कर रहे हैं। पहला कारण लिखते हैं सामाजिक कारण। समाज में इसने क्या बदलाव किए, सोसाइटी के स्तर पे क्या बदलाव किए, ठीक है, ये आपको सोचना है। दूसरा इसमें कारण आएगा आर्थिक कारण या इकोनॉमी। इसने कैसे अर्थव्यवस्था पे जोर डाला इनके काम ने। क्या कोई बर्बाद हो गया, कोई बेरोजगार हो गया, क्या कोई टैक्स लगा दिया, क्या इकोनॉमी खराब कर दी, क्या फैक्ट्रियां बंद करवा दी, क्या हथकरघा उद्योग बंद करा दिया, ये सब आपको जानना है। तीसरा जो है वो है राजनीतिक या पॉलिटिकल। क्या कोई राजा महाराजा के संधि कर रहे हैं क्या, क्या कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा रहे हैं क्या, ठीक है। राजनीतिक मतलब जहाँ पे राजा महाराजा लोगों के साथ कुछ हो रहा है। अब ये इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिख सकते हो, इसमें इसने सबके साथ कर दिया। इसने बोला भाई अगर आपने गोद लिया है कोई बच्चा तो उसको वो राजा नहीं बनेगा। और भाई गोद की प्रथा तो बहुत पुरानी चली आ रही थी, भाई कोई अगर किसी को बच्चा नहीं है तो क्या वो गोद नहीं लेगा, और राजा को तो लेना ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो गोद नहीं लेगा तो अगला राजा कौन बनेगा। तो आपने तो इनके पॉलिटिकल अफेयर्स में चले गए है ना। अगला रीजन है धार्मिक। धर्म के अंदर ये क्या दखल दे रहा है, हिंदू मुस्लिम। आपको पता है चाहे सती प्रथा हो चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, ये धर्म परिवर्तन को वैध वैध बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति ईसाई भी बन जाता है तो भी उसको अपने पिता की संपत्ति मिलेगी। यहाँ पे 1813 से ही हम देख रहे हैं कि जो क्रिश्चियन मिशनरी है उनको भारत में रहने की अनुमति मिल गई है। वो यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कन्वर्सन कर रहे हैं, फोर्स कन्वर्सन भी कर रहे हैं। धर्म पे चोट हो रही है ना। और एक तो धार्मिक कांड बिल्कुल इसका लेटेस्ट कांड बनेगा, वो चर्बी वाला कारतूस, वो तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पुराने जो रीजन है वो सब आप सोचिए और लिखिएगा। और क्या कारण है, बाहरी कारण, ये मैं बता दूंगा बाहरी कारण क्या है। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी जब से यहाँ पे आई है, पिछले 100 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी कोई बड़ी लड़ाई हारी नहीं है। यानी एक तरह का ये था, बन गया था लोगों के मन में मत आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अजेय है, उसको परास्त नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते। लेकिन क्रीमियन वॉर हुआ,
क्रीमियन वॉर जो हुआ और जो एंग्लो अफगान वॉर हुए, इसमें अंग्रेज बहुत बुरी तरह हारे। तो ये एक तरह से भ्रम टूटा कि यार अंग्रेज हार सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जब ये क्रांति होगी, इसके पहले जो अमेरिका है वो आज़ाद हो चुका है। आज से 70 साल पहले अमेरिका जो है, जैसे 4 जुलाई को हर वर्ष क्या मनाते हैं, अमेरिकी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 4 जुलाई को। ठीक है। तो 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया और 1789 में फ्रांस में क्रांति हो गई। और वहाँ भी भाई जो राजशाही है वो खत्म हो गई, वहाँ पे सरकार आ गई। अमेरिका, ये यूएसए वाली बात कर रहा हूँ, 1776। यहाँ भी जो अंग्रेज, यहाँ पे ब्रिटेन का शासन था अमेरिका में। अमेरिका की 13 कॉलोनी थी। आज तो अमेरिका में 51 स्टेट है, और लेकिन पहले 13 कॉलोनी में, जैसे मैं ये अमेरिका बना दूं ऐसे, तो ये जो कोस्टल एरिया था इधर वाला, यहाँ के 13 कॉलोनी थी, इन पे ब्रिटेन ने रूल किया हुआ था। ये आज़ाद हो गई। ठीक। अमेरिका आज़ाद हो रहा है, फ्रांस में क्रांति हो रही है, और एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटेन हार रहा है या अंग्रेज हार रहे हैं। तो एक क्रीमियन वॉर हुआ था, क्रीमिया वो इलाका है। कोई मुझे बताएगा आज किस 2014 तक क्रीमिया किस देश का हिस्सा था, 2014 के बाद अब क्रीमिया किस देश का हिस्सा, कोई बताएगा? क्रीमिया की बात कर रहा हूँ मैं। यूक्रेन का था, अब रशिया का है। वेरी गुड। तो क्रीमिया आज भी एक्सिस्ट करता है। क्रीमियन वॉर हुआ था, उसमें भी अंग्रेज जो है वो हार गए थे, रशिया की आर्मी से हार गए थे, है ना। तो ये पता लग रहा था कि अंग्रेज को हराया जा सकता है। ये बाहरी कारण में आ जाएगा। सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या, हमने 1806 की वेल्लोर क्रांति देखी थी। वहां भी जब जॉर्ज बार्लो था, उसने क्या बोला था कि जो हिंदू है वो टीका नहीं लगाएगा, चोटी नहीं रखेगा, जो मुस्लिम है वो दाढ़ी नहीं रखेगा, टोपी नहीं पहनेगा। मतलब आपने हमारे रिलीजियस जो हमारे सिंबल्स हैं उनको धारण करने से मना कर दिया। तो वेल्लोर मिटनी जो हो गई थी, वेल्लोर विद्रोह, ये पहला सैनिक विद्रोह था। उसके बाद सैनिकों के साथ भेदभाव बहुत हो रहा था। ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। भेदभाव हो रहा था, उनकी सैलरीज कम दी जा रही थी। सैनिकों को बोला गया था कि भैया आप तिलक तिलक चंदन वंदन नहीं लगाएंगे। सैनिकों को बोला गया था कि आप जैसे मुस्लिम है या पंजाबी है, उनको बोला गया बाल कटवाओ, मुस्लिम को बोला फिर दाढ़ी कटवाओ, मूछें हटवाओ। ये सब बातें थी। उसके बाद सैनिक कितना भी अच्छा काम कर ले, उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा था। सैनिक की पेमेंट भी कम थी, मतलब एक ही काम के लिए अंग्रेज को ज्यादा पैसा दे रहे थे और भारतीय सैनिक को कम दे रहे थे। ये सब था दिक्कत। और जो चर्बी वाला कारतूस है वो तो रहेगा ही। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तात्कालिक कारण। भाई तुरंत वाले कारण क्या थे? तात्कालिक कारण, ये लीक हो गया है ना। तात्कालिक कारण, तात्कालिक मतलब जो तुरंत वाले कारण क्या थे? तो तुरंत वाले कारण ये थे कि भाई इसमें 2-3 कारण आएंगे कि जो रानी की, झांसी की रानी थी, उसने बिगुल बजाया था कि मैं अपना एरिया नहीं दूंगी, और उससे फोर्स किया जा रहा था कि तुम अपनी झांसी हमको दे दो। दूसरा, इसमें हम देखें कि मंगल पांडे ने मना कर दिया था चर्बी वाला कारतूस यूज करने के लिए, और उसने अपने ही अधिकारियों को गोली चला दी थी। बाद में उसको फांसी दे दी गई। ठीक है। और ऐसा ही जो मना मना किया गया था, जो मेरठ में एक आर्मी का टुकड़ी थी 90 लोगों की, उसने मना कर दिया, तो उनमें से 5 लोगों को फांसी दे दी गई, बाकी 85 लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो सिर्फ मना करने के लिए हम चर्बी वाला कारतूस यूज नहीं करेंगे। क्या है, मैं दिखाऊंगा अभी, विथ इमेज दिखाऊंगा कि हो क्या रहा था, तस्वीर भी दिखाऊंगा उसके। ये तात्कालिक कारण में आ सकते हैं। और इसके बाद अगला एक कारण है अन्य कारण। अन्य कारण, अन्य कारण में जो इनके साथ और वर्गों के साथ भेदभाव हो रहा था। जैसे मान लीजिए 1853 के एक्ट में बोला गया था कि भाई सबको एग्जाम दिलवाओ, मेरिट जो होगी वो बड़े पद में जाएगा, लेकिन भेदभाव किया जा रहा था। जो हिंदू लोग थे या इंडियंस लोग थे, उनको बड़े पद में किसी भी बड़े पद में नहीं दिया जा रहा था। अन्य कारण में हमने देखा था कि 1837 तक जो फारसी थी या पर्शियन लैंग्वेज है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। बच्चा बचपन से फारसी भाषा पढ़ता था, सीखता था, क्योंकि उसको नौकरी मिल जाएगी। एक झटके में आपने बोला फारसी हटाओ, इंग्लिश लाओ, जो फारसी भाषा जानने समझने वाले थे वो सब बेरोजगार हो गए। आपने बोला जो इंग्लिश जानता रहेगा, पढ़ता रहेगा, वही नौकरी कर पाएगा, खासकर जो लिखा पढ़ी वाले काम, क्लरिकल पोस्ट जो थी। अब अंग्रेजी कहाँ सीखे इतनी जल्दी इंसान, तो बहुत लोग बेरोजगार हो गए, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। अच्छा, है ना। और इसमें आप जो लैंड सेटलमेंट वाले हैं, जो आपके जमीन सुधार वाले थे, इनके इनके हिसाब से हमने जमीन में सुधार किया, लेकिन आपने तो हमें बर्बाद कर दिया। ठीक है। वो रेतवाड़ी महाड़वाड़ी की दिक्कतें जो हैं वो सब आप पी सकते हैं, और ये सब चीज इसमें लिख सकते हैं। तो ये जो बहुत ही पेट क्वेश्चन है, मेंस के लिए बहुत ही पेट क्वेश्चन है, और कभी भी ये सवाल आपको मेंस में मिले तो ये सवाल छूटना नहीं चाहिए आपसे।
इतना ज्यादा पेट है कि ये सवाल आपसे छूटना ही चाहिए। इतने सारे मैंने 8 कारण लिख दिए हैं, अब इसको अपने हिसाब से आप लिखना। मैं पढ़ा सब चुका हूँ कि समाज के स्तर पे उसमें किस में चोट कर रहा है, इकोनॉमी में क्या चोट कर रहा है, पॉलिटिकल क्या क्या अफेयर्स है, धर्म की में क्या चोट कर रहा है, बाहरी कारण ये मैं बताऊंगा बाहरी कारण क्या है, सैनिक कारण भी पुराना वेल्योर उठा लेना इसमें, है ना। अच्छा, सैनिक कारण में आप वो सब भी उठा सकते हो, जैसे जो रामोसी वाला विद्रोह हुआ है, या पिंडारी वाले हुए हैं, या पॉलीगर्स वाले हुए, ये सब भी तो सैनिक ही थे ना। किसी के सैनिक थे, बाद में आपने उनको बेरोजगार कर दिया तो वो आपसे लड़ गए। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको लिखना है। अदर कारण कारण में मैंने बताया कि इन्होंने जो फारसी भाषा है उसको हटा के इंग्लिश भाषा कर दिया, इंग्लिश मैंडेटरी कर दिया। इंग्लिश उस समय बहुत कम ही लोग जानते थे, मतलब एक तरह से ये भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे थे कि भैया हम कुछ ऐसा करें कि भारतीय जो भी नौकरी में वो भी बेरोजगार हो जाए और भारतीयों को बड़ा पद भी नहीं मिले। तो उन्होंने फारसी भाषा को रिप्लेस कर दिया और बोला इंग्लिश लैंग्वेज नाउ ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज ही जो जानेगा वही नौकरी करेगा क्लरिकल पोस्ट के लिए। तो बहुत सारे अच्छे पदों में जो काम कर रहे थे वो सबको हटा दिया गया भारतीय लोगों को। और जो लैंड सेटलमेंट है, भूमि सुधार वाले जो काम जिसकी वजह से इतने सारे आंदोलन हो गए, भूमि सुधार वाला इसमें लिख देना आप अन्य कारण में, है ना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, मैं इसमें इनके रीजंस के मैं डाउट बताऊंगा, क्योंकि पुराने लेक्चर्स में हमने सब डिस्कस कर लिया। बाकी जो बाहरी कारण है ये मैं बताऊंगा क्या हुआ था, और तात्कालिक कारण है यही मैं बताऊंगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। अंग्रेजों ने इतना अच्छा काम किया 1757 से लेकर 1857 में कि भैया राम राज जाग गया। इतना बढ़िया इन्होंने काम किया कि जो किसान पहले भरपेट कमाता था खाता था वो भूख से मर गया, ठीक है। जो जमींदार नहीं, जो राजा महाराजाओं की शान शौकत थी वो शान शौकत बर्बाद हो गई। जो कलाकार लोग थे जिनको राजा महाराजा काम दिया करते थे, उनको ये टेंशन नहीं थी कि मेरे घर में खाने को क्या होगा, उनको तो बस ये था कि अपना रियाज करें, अपने सुर लगाएं, अच्छा गाना सुनाएं, अच्छे डांस करें, है ना, अच्छी मूर्तियां बनाएं। यानी जो आर्टिस्ट लोग थे उनको राजा पैट्रोनाइज कर रहा था। वो सब राजा के पास पैसा नहीं बचा तो उनको क्या देगा, वो बेरोजगार हो गए। इन्होंने पिछले 100 साल में बहुत सारा पैसा हमारे देश से बाहर ले गए, जिसके बारे में इसको कहा जाता है भारत से धन निकासी वाली बात। और इसको सबसे पहले उजागर किया था दादा भाई नौरोजी ने। एक उन्होंने पैम्पलेट निकाला था, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सब जो शब्द है ना ये सब आएंगे, मैं लिटरेचर जब बताऊंगा किस समय कौन कौन सी किताब आई है तो वो सब आएंगे। जैसे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक किताब तो नहीं कहेंगे, इन्होंने एक पूरा आर्टिकल निकाला था, पैम्पलेट भी कहीं कहीं लिखा रहता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें इन्होंने बताया था कि भैया किस तरह इन लोगों ने, इन्होंने तो रकम तक बता दी थी कि इन्होंने इतना पैसा भारत से ले गए थे बाहर पिछले 100 साल में। ये अलग अलग मदों से भारत से पैसा अमेरिका वो अपने देश ले गए, ब्रिटेन ले गए। और ब्रिटेन की जो शान शौकत है, ब्रिटेन की जो रईसी है, ब्रिटेन की जो अमीरी है वो भारत की आई है। और ब्रिटेन भी भारत को अपने सर का द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहता था, या ज्वेल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो नगीना है, जो हीरा है वो भारत है, यहीं से हम सारा माल लूट के ले जाते हैं। इन्होंने हमारी फैक्ट्रीज बर्बाद कर दी, सब हमने पढ़ लिया है क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इनकी इतनी अच्छी थी कि किसान खेती भी कर रहा था फिर भी भूखे मर रहा था, ठीक है। बहुत बढ़िया है, राम राज लाया था और इसी राम राज का बदला दिया लोगों ने क्रांति करके। और क्रांति से पहले भी हमने बहुत सारे रिवोल्ट पढ़ लिए हैं, जिससे जब सहा नहीं गया, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे वो किसान हो, वो लड़ा इनसे। यहाँ तक कि फकीर सन्यासी जिनका काम है धर्म कर्म राजकाज का काम करना, वो बेचारे भी लड़ गए सन्यासी विद्रोह फकीर विद्रोह में, ठीक है। तो छुटपुट विद्रोह बहुत सारे हो रहे थे, और इनके जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन थे, नए नए कानून निकाल रहे थे, नए नए प्रशासन के नियम निकाल रहे थे कि भैया अब सारा कानून कलकत्ता से बनेगा, गवर्नरशिप कोई कानून नहीं बनेगी, अब जो भी कानून कलकत्ता से बनेगा वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से रेटिफाई होगा। सब बातें हम पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने जितने अच्छे काम किए, कहते हैं ना स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो नर्क मिलेगा। इन्होंने इतना अच्छा 100 सालों में काम किया कि इनको असली नर्क दिखा दिया भारतीयों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को असली चीज दिखा दी। और इस बीच में जैसे अकाल की बात की या फमाइन की बात की, ठीक है। अकाल शब्द मतलब होता है कि काल से शब्द बनाए, काल मतलब होती है मौत या मृत्यु। अकाल पड़ा इसका मतलब मरना तय है, लेकिन ये मौत बाद में आनी थी लेकिन अभी आ गई। जैसे कहते हैं अकाल पड़ गया, इसका मतलब यहाँ पे बहुत से लोग बेमौत मारे गए, जिनकी मौत नहीं थी फिर भी मारे गए, है ना। तो
अकाल या फेमाइन कैसे आता है? जब हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो मानसून पैटर्न है वो बिगड़ जाता है। चाहे बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो भी अकाल आए, भाई पूरी फसल बह गई, या बारिश नहीं हो तो भी अकाल आएगा। सूखा, जब बारिश नहीं होगी 1 साल 2 साल 3 साल, तो लगान मूवी आप देख लीजिएगा, चाहे डांस करते हैं, बदरा आए बदरा आए, बदरा आके चले जाते, पानी नहीं करता। ठीक है, 3 साल से पानी नहीं करता। तो 1770 से लेकर 1857 के बीच में 12 मेजर और छोटे या बड़े फेमाइन है। ऐसा नहीं कि अकाल नहीं आ रहे थे, लेकिन अकाल पहले भी आया करते थे, पहले राजा महाराजा व्यवस्था कर दिया करते थे। आप लोग शायद लखनऊ आप लोग अगर गए हो या जानते हो, वहां पे बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा, कोई गया हो लखनऊ तो जानता होगा। बड़ा, ये एक तरह से बड़ी इमारत है, और ये इमारत जब बनी थी उस समय काफी बड़ा अकाल आया हुआ था, और अकाल से लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, यानी पैसा मतलब खाने को कुछ चीज नहीं थी, उनके पास रोजगार नहीं था। तो वहां का जो नवाब था, लखनऊ का नवाब, यानी अवध का जो नवाब था, उसने बड़ा इमाम बाड़ा एक बार बनवाया, क्योंकि भाई बनाओगे तो काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। फिर जब पूरा बन गया, फिर इसको तोड़वा दिया कि तोड़ दो फिर से बनाओ। इस तरह से 3 बार बड़ा इमाम बाड़ा को बनवाया और तोड़वाया। क्यों? क्योंकि अपने लोगों को वो पैसा दे सके, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था बहुत बड़े एरिया में, उनके पास कमाई के साधन नहीं थे, इसलिए इसने बड़ा इमाम बाड़ा को 3 बार बना के तोड़वा दिया। ऐसे भी राजा हुआ करते थे, अकाल पहले भी पड़ते थे, लेकिन वो जो राजा महाराजा थे, जो वहां का शासक था, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके पैसा ला के देता था और खाना ला के देता था, और किसी को भूखे नहीं बनने देता था। लेकिन इनके शासनकाल में 12 छोटे बड़े अकाल पड़े हैं, और ये अकाल ऐसे थे जिनको जो आज भी दर्ज है इतिहासों में। आधी आधी आबादी साफ हो गई, 1/3 आबादी साफ हो गई, भूख से मर गई। कितनी मतलब कितनी दयनीय बात है। ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में। अब ये कौन सा नवाब था, ये आप लोग सर्च करना है ना, कौन ऐसा दरिया दिल नवाब है। तो ऐसा नहीं कि अकाल पहले नहीं पड़ते थे या दुनिया में अकाल नहीं पड़ते थे, अकाल आज भी पड़ते हैं। 2020 21 19 18 में भी अकाल कहीं ना कहीं पड़ता है, लेकिन कहीं और से खाना आ जाता है। अब लेकिन पहले तो ये था कि भैया इस इलाके में अकाल पड़ा है तो इस इलाके के लोग भूखे मर जाए, और इस इलाके में अच्छी खेती तो यहाँ से खाना यहाँ नहीं आ सकता। अंग्रेजों का टाइम तो ऐसा ही था, अकाल भी पड़ गया, भूखे मर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज आ रहा लगान दो। खेत, किसान बोल रहा भैया खेत देख लो सूखा है, बोलता है मतलब नहीं, लगान दो, फिक्स हुआ है परमानेंट सेटलमेंट में, स्थायी बंदोबस्त में, पैसा दो। तो अकाल ने लोगों को मारा। ऐसे छोटे बड़े 12 अकाल पड़े जिनके बारे में इतिहास में दर्ज है। अब सोचिए, उस इतिहास में कोई चीज दर्ज है, मतलब कितने सारे लोगों को मारा होगा उसने, है ना। इसी में एक फेमस अकाल है छप्पनिया अकाल, छप्पनिया, छप्पनिया अकाल, ये बड़ा फेमस अकाल है छप्पनिया। छप्पनिया मतलब 56, 56 इंच का सीना। लेकिन यहाँ अब आप देखिए, इस बीच में 56 कहाँ आ रहा है? 1770 से लेकर 1857 के बीच में एक 56 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 1856 में तो कोई अकाल पड़ा नहीं। तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ छप्पनिया अकाल। अब छप्पनिया अकाल क्या है, ये छप्पनिया शब्द कहाँ से है, इसको थोड़ा गूगल करना आज, क्योंकि ये जो हम आज ईयर बोल रहे हैं ना, ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है आज वर्तमान में, मुझे ये बताओ, इंडियन गवर्नमेंट कौन सा कैलेंडर यूज करती है? विक्रम संवत यूज करती है, विक्रम यूज करती है कि शक यूज करती है? भारत सरकार कौन सा कैलेंडर यूज करती है, कि ग्रेगोरियन करती है? भारत सरकार ऑफिशियली कौन सा कैलेंडर यूज करती है? एनी आइडिया? विक्रम संवत। चलो पता करना, शक संवत यूज करती भारत सरकार। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया शक संवत, ग्रेगोरियन नहीं यार, ग्रेगोरियन तो हम आम भाषा में बोल देते हैं। इसलिए देखो, भारत सरकार का कोई भी आदेश निकलता है ना, कुछ भी निकलता है, तो जो अभी का साल है, मान लो 2021 लिखा है, तो ये तो लिखा रहेगा, इसके आगे पीछे लिखा रहेगा कि शक संवत, फिर जो ईयर रहेगा वो लिखा रहेगा। देखना, कोई भी सरकारी कागज में ऐसा लिखा रहता है, सरकारी आदेश, खासकर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार निकालती है। ठीक है, तो छप्पनिया अकाल शक संवत की वजह से, मतलब शक इरा में ये जो साल था उसमें 56 आ रहा था, आखिरी में 56 आ रहा था, इसलिए इसको छप्पनिया अकाल कहते हैं। वैसे ये जो वक्त था, ये मेरे ख्याल से 1797 से 1800 का वक्त था। इस समय बहुत भीषण अकाल पड़ा था पूरे देश में। ठीक है, और थैंक्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आदमी को 20 साल बाद मरना था वो भूख से 20 साल पहले ही मर गया। तो इसके लिए अपन बहुत धन्यवाद देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसने हमारे देश के बहुत सारे लोगों को बेमौत मारा अकाल के नाम पे। अब 1857 की जब, अब आप देखिए, हम
फिर से एक चीज मैं बता देता हूँ, एग्रीकल्चर यानी खेती। आज एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता, आज किसान को एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देना होता। लेकिन आजादी से पहले, यानी ये मैं आजादी से पहले कहूँ या ये कहूँ पिछले 2000 साल से, पिछले 2000 साल से, आजादी के बाद के 2000 साल से बोल रहा हूँ, मतलब 1947 से पहले तक सबसे बड़ा जो टैक्स आता था, सबसे बड़ा जो टैक्स आता था ना, वो कृषि कर ही था। कृषि कर सबसे बड़ा टैक्स कृषि कर था। राजा महाराजा को भी इससे टैक्स मिलता था, हर किसी को टैक्स मिलता था। और जो किसान था ना, ये एक तरह से पटेल हुआ करता था, गांव का बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था। सिर में साफा होता था, सिर में पगड़ी होती थी, चौड़े होकर चलते थे, भैया किसान जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी उपज थी, बहुत अच्छा टैक्स देते थे, खुद भी जलवे से रहते थे, पूरे समाज को अच्छे से रखते थे, जो साधु संत आते थे उनको भी खिलाते पिलाते थे। बड़ा सम्मान था किसान का, भाई इनके पास जमीन है, ये किसान है, ये उपज करते हैं, ये नहीं काम करेंगे। और आज हम किसानों को सबसे गिरी नजर से देखते हैं कि किसान करता क्या है, खेत में काम करता है मिट्टी में, जबकि उसी की वजह से फील्ड से खाना आपकी प्लेट तक आता है। फील्ड से प्लेट तक जो खाना आता है ना, वो इस किसान की वजह से। लेकिन हमारा किसान पिछले 1 साल से रोड में बैठा हुआ दिल्ली की। खैर, तो ये टैक्स बहुत अच्छा देता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस टैक्स सिस्टम को बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद किया ये आप लोग जानते हैं। उन्होंने इतना अधिक इस पे टैक्स लगाया इस किसान पे कि वो बर्बाद हो गया। और अंग्रेजों ने इसके साथ बाकी और धंधे पानी वाले को बंद कर दिया। तो सारे धंधे पानी वाले लोग अब किस में आके चले गए, क्या किसकी ओर फोकस हो गया, खेती की ओर फोकस हो गया। मतलब सब के सब क्या बन गए, अब किसान बन गए, सब के सब अब किसान बन गए। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, भाई एक खेत में 2 लोगों का काम था, लेकिन उस घर में 20 लोग रहते थे, बाकी 18 लोग कुछ और काम करते थे। लेकिन 18 हो गए बेरोजगार, जैसे आज कोविड की वजह से हो रहा है। ये 18 भी गांव पहुंच गया, 20 के 20 लोग उसी खेत में काम कर रहे हैं। काम 2 लोगों का है, कर 20 लोग रहे। इस शब्द को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का एक प्रकार है ये, जहां पर जरूरत जितने की उससे अधिक लोग काम करें, उसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कोविड-19 की वजह से अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और एग्रीकल्चर यानी खेती में बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए। तो ये सारे जो लोग थे, ये भाई 20 लोग काम कर रहे हैं, काम 2 लोगों का है, काम 20 लोग कर रहे हैं, तो उपज भी तो उतनी ही होगी। सबको कि सबकी खुराक में कम हो गया, सबके पास पैसा कमाने लगा। फिर ये जो 20 लोग थे, इनमें से कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होके, और जब खेती का धंधा बर्बाद हो गया, टैक्स इतना ज्यादा हो गया, किसी की खेती की जमीन छिन गई, कोई किसान रहा ही नहीं, तो ये सब लोग क्या हो गए, अधिकतर जो किसान थे, अधिकतर किसान, उन सब ने यूनिफॉर्म पहन ली। कौन सी यूनिफॉर्म पहन ली, आर्मी वाली। कैसे पहन ली, ऐसा नहीं कि दर्जी के पास गए बोला भैया यूनिफॉर्म तो हम पहन लेते हैं। इन लोगों ने तब देखा, ये अधिकतर जो किसान थे, मोस्टली मोर देन 90%, इन्होंने देखा यार अकाल पड़ रहा है, भुखमरी आ रही है, हमारे पास टैक्स देने को पैसा नहीं है, लगान का रोना चलता है, बार बार क्रिकेट भी नहीं खेल सकते आमिर खान जैसे, भुवन के जैसे, तो क्या करें, कुछ तो फिक्स इनकम चाहिए ना, जिससे हमारा घर चलता रहे, भूख से नहीं मरे। तो इन्होंने बोला यार आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। और आर्मी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो ज्वाइन कर लेते हैं। कम से कम यहाँ पे ये तो है, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये आर्मी ज्वाइन इसलिए नहीं कर रहा कि देशभक्ति के लिए कर रहा है, देशभक्ति तो थी नहीं, क्योंकि इस आर्मी में ज्वाइन होकर ये अपने ही राम सोहन को गोली मार रहा है, सोहन राम को गोली मार रहा है। क्योंकि भाई अगर सोहन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ काम करेगा, तो ये जो राम इसकी आर्मी ज्वाइन किया वो तो गोली चलाएगा ना, उसको ऑर्डर मिलेगा गोली चलाने का। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है, उसमें सारे अंग्रेज नहीं थे गोली मारने वाले, बहुत सारे उसमें भारतीय थे। तो भारतीयों ने भारतीयों को ही गोली मारी, क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे। तो ये लोगों ने, अधिकतर लोगों ने पकड़ा कि यार आर्मी ज्वाइन कर लेते, कम से कम ये भुखमरी से तो बचेंगे, या काल से तो बचेंगे, झंझट से तो बचेंगे। क्या है, लड़ना है ना, लड़ लेंगे, पगार तो मिलेगी ना। बहुत सारे लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर ली। इसलिए कहीं कहीं शब्द आता है कि अंग्रेजों की इतनी घटिया नीतियों की वजह से जो किसान थे उसने यूनिफॉर्म पहन ली, द पीजेंट इन यूनिफॉर्म। यानी ये असल में किसान लोग थे, सब किसानी करते थे, लेकिन आपने इनकी किसानी बर्बाद कर दी, तो इन्होंने यूनिफॉर्म पहन ली, आर्मी ज्वाइन कर ली। अब जब यूनिफॉर्म पहन ली, आर्मी ज्वाइन कर ली, तो क्योंकि अंग्रेज इस समय बहुत बड़े एरिया में रूल कर रहे हैं, उनको स्टैंडिंग आर्मी चाहिए। भाई सब्सिडी लैंड्स में बात तो ये थी कि भाई आपकी आर्मी हम संभालेंगे और पैसा आप दोगे, लेकिन उस आर्मी में अंग्रेज, पूरी आर्मी में अंग्रेज थोड़ी ना हो सकते थे, अंग्रेज की आबादी कम थी, तो चाहिए तो भारतीय लोग। तो ये बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन हो गए। और ये जो आपके, ये आपका सतपुड़ा है, ये आपका विंध्याचल है, बीद में कल कल करती हुई एक नदी बहती है, उसका नाम नर्मदा। नर्मदा के ऊपर वाले हिस्से को मोटे तौर पर हम बोल देते हैं नॉर्दर्न इंडिया। नर्मदा या सतपुड़ा के ऊपर वाले हिस्से को हम बोल देते हैं उत्तर भारत। उत्तर भारत में
उस समय सबसे बड़ा जो एरिया था उसे कहते थे अवध। अवध में इसका बहुत ज्यादा, अवध हो गया, बंगाल वाला एरिया हो गया, जो प्लेन्स वाला एरिया जहाँ पे अच्छी उपज हो रही थी, जहाँ किसान बहुत अमीर था, जहाँ किसान समृद्ध था, यहीं के किसानों को सबसे ज्यादा मार पड़ी और यहीं के किसान सबसे ज्यादा आर्मी में ज्वाइन हो गए। तो असल में वो जो सैनिक आप देख रहे हैं वो किसान है, वो किसान है। क्या पता वो पहले किसान रहा हो, अब आर्मी में ज्वाइन कर ले, या हो सकता है इसके बाप दादा किसान रहे हो लेकिन वो अब किसानी नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके घर के बच्चे जो है आर्मी में जा रहे हैं। मतलब ये दिल से कैसे है, ये दिल से किसान है, दिल से ये लोग कृषक हैं, वर्दी से ये लोग आर्मी वाले हैं। ठीक है। और डलहौजी जो अपने समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर रहा था, अब नए नए जो राज हड़प रहा था फ्री फोकट में काम लगा के, और अवध के राजा जो वाजिद अली शाह है उनको तो ये बोल के उनसे इलाका छीन लिया, उनसे राज्य छीन लिया कि भाई आपके पास तो, आप तो मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, आप तो सरकार चला ही नहीं पा रहे, आप को प्रशासन कर रहे हैं। और ये कह के तुमने वाजिद अली शाह को डिपोज कर दिया, उसको हटा दिया, उसको कलकत्ता भेज दिया। और बहुत बड़े एरिया में अवध की आबादी आज भी बहुत बड़ी, आज भी यूपी बिहार की आबादी इंडिया में सबसे ज्यादा है, और यूपी की तो सबसे ज्यादा है। और तब तो अवध और बड़ा था। इतनी बड़ी आबादी के नवाब को आपने फ्री फोकट में हटा दिया, तो वहां की जनता तो परेशान हो गई ना। और डलहौजी जब ऐसे काम कर रहा था तो उनका इसी के अंडर में मिलिट्री ऑफिसर था, उसने डलहौजी को चिताया भी था कि डलहौजी जो तुम ये कर रहे हो ना, तुम भूलो मत कि हमारी जितनी भी आर्मी है उसमें अधिकतर लोग किसान हैं, और ये अधिकतर किसान इसी बेल्ट से आते हैं, प्लेन वाले एरिया से, और हम इनके राजा महाराजा को ऐसे हटाएंगे ना तो कहीं ना कहीं मन में हमारे खिलाफ गलत सोच रहे होंगे, और कभी भी इनके मन की जो कटुता है ना, इनके मन का जो अविश्वास है वो हमारे खिलाफ हो सकता है। तो डलहौजी को कई बार चिताया गया था कि आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहीं ऐसा ना हो बैकफायर कर जाए कि हमारे देश में सैनिक विद्रोह हो जाए या आर्मी ही हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन डलहौजी तो डलहौजी था, वो तो ये सोच रहा था कि यहाँ धूमधाम मचाऊंगा तो वहां जाके प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। बाद में उसकी दुर्गति जो हुई वो मैंने आपको बताई ही है। तो डलहौजी की कुछ नीतियों की वजह से ये जो पीजेंट इन यूनिफॉर्म थे, जो वर्दी में किसान थे, ये भड़के थे। इसलिए अंग्रेज जब कहते हैं, और शुरुआत में क्रांति की शुरुआत भी सिपाहियों ने की है, इसलिए अंग्रेज हमेशा कहते हैं दिस इज अ मेयर सिपाही म्यूटनी, ये एकमात्र सैनिक विद्रोह रहा। लेकिन गुस्सा सबके अंदर था, साथ सब देंगे, लेकिन इसको उठाएगा कौन? शुरुआत में इसको उठाएगा सैनिक या सिपाही। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं। जो मैंने आपको बताए हैं इसके रीजंस वो अपने हिसाब से आप लिखने की कोशिश करना। और 2 क्लास मुझे लगेगी, यानी आज क्या है, बुध है ना, तो गुरु शुक्र में हम 2 क्लासों में ये पूरा क्रांति खत्म कर देंगे। और जब शनिवार का टेस्ट होगा तो आपको क्रांति से जुड़े हुए सारे सवाल मिल जाएंगे। और जो बचे हैं कि जो पीसेंट रिवोल्ट अपन ने पढ़ ली है, जमींदार वाले पढ़ लिए, ट्राइबल्स वाले पढ़ लिए, उनमें से जो बचे हैं उसके सवाल भी आपको शनिवार को मिल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ ले।